पहला तो मैं साथ संगत तो क्षमा मंगनी आ कि मैं उत्थे हाजिर नहीं हो सकी क्योंकि कुछ परिवार दी कुछ प्लान सीगे बट मैं क्षमा मंगनी आ कि मैं उत्थे आ नहीं सकी। तो अज असी प्रोग्राम शुरू करने आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी गल करांगे सिख धर्म दे विच पारिवारिक जीवन। सिख धर्म में परिवार को एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है, इसलिए गृहस्थ जीवन सिख आदर्श है। बाल गुरु गुरु हरकृष्ण को छोड़कर सभी सिख गुरुओं का विवाह हुआ था और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को वैवाहिक जीवन को व्यतीत करने के लिए अनुदेश किया था। सिख धर्म में घर को सिख जीवन शैली के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड माना जाता है, जहाँ एक इंसान अपने जीवन को कैसे जिए, कैसे व्यतीत करे, उसके बारे में बताया जाता है। भाई गुरदास इसके बारे में कहते हैं कि एक व्यक्ति सिख है और दो संगत है। उन्होंने वैवाहिक जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में वर्णित किया है। जब किसी के साथ सही पार्टनर होता है तो जीवन में बाधाएं दूर हो जाती हैं और लक्ष्य प्राप्त होता है। जब एक ऐसे साथी के साथ मार्ग पर चलते हैं तो दोनों स्वयं को संगत में बदल देते हैं। परिवार मानव समाज की एक मूल इकाई है। यह बलिदान की एक पाठशाला है जिसमें हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं और प्यार और आत्मत्याग के सबक सीखते हैं। सिख धर्म में विवाह एक बहुत ही पवित्र संस्था है। सिख विवाह को अनंत कारज कहा जाता है। सिख धर्म में ब्रह्मचर्य के लिए कोई स्थान नहीं है। सिख गुरुओं के अनुसार ईश्वर को पारिवारिक वातावरण में रहकर महसूस किया जाता है और ईश्वर को खोजने के लिए जंगल या पहाड़ियों में नहीं जाया जाता। भाई गुरदास वार 16 में कमल के एग्जाम्पल से हमें समझाते हैं कि हालांकि एक कमल अपने विकास और पोषण के लिए पानी और रस का उपयोग करता है, फिर भी इसके द्वारा अलग और अछूता रहता है। सिख जीवन का तरीका सिखों को एक तालाब में कमल की तरह पारिवारिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। वासना और क्रोध, दुख और सुख की लहरों से अप्रभावित और हमेशा जीवन के कष्टों और सुखों से ऊपर उठकर जीने के लिए अनुदेश देता है। अनंत कारज के दौरान 4 लावाएं ली जाती हैं और जिसको हम संक्षेप में ऐसे कह सकते हैं कि पहली लावा जो होती है वो बताती है कि वाहिगुरु पर हमेशा विश्वास रखें। दूसरी, एक दूसरे से हमेशा के लिए प्यार करना। तीसरी, एक दूसरे के प्रति वफादार रहना। और चौथी, सुख और विपत्ति दोनों के बीच सब कुछ साझा करना। एक सिख अपने जीवन में 2 महत्वपूर्ण अवसरों पर खुद को प्रतिज्ञा में बांधता है। पहला, जब वो बैप्टिज्म करता है, मतलब अमृत चखता है, और दूसरा जब वो वैवाहिक जीवन की शुरुआत करता है और खुद को किसी दूसरे इंसान के लिए कमिट करता है। जब एक पुरुष और महिला शादी के बंधन में बंधते हैं तो यह 2 विपरीत व्यक्तित्वों का साथ आना होता है। हम देखते हैं कि अधिकतर एक महिला भावुक होती है और एक पुरुष गुस्से वाला होता है। मैंने कहा है अधिकतर। ये कैरेक्टर उनके स्वभाव का हिस्सा है। हर एक कोई अच्छा लाइफ पार्टनर चाहता है, लेकिन एक अच्छा लाइफ पार्टनर रेडीमेड माल की तरह नहीं होता। दोनों को एक दूसरे को समझने और बदलने की भूमिका निभाने की जरूरत होती है। इस भूमिका में सफल होने के लिए शुभचिंतन और प्रेम, धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया तभी संभव है जब मनुष्य को यह एहसास हो कि जो साथी उसे मिला है वो वाहिगुरु की देन है। वह उसे एक उपहार के रूप में स्वीकार करे तो उसे दृढ़ विश्वास होगा कि ईश्वर की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। यह ब्रह्मांड उन्होंने रचा है,
तो मेरे केस के अंदर मेरे पार्टनर के लिए वाहेगुरु की पसंद गलत कैसे हो सकती है? जब एक इंसान ये सोचता है तो वह उसको सही खुशी से अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करता है। हम देखते हैं कि रिश्तों में खटास आने का सबसे बड़ा कारण जो है वो गुस्सा है। क्रोध से झगड़ा होता है जो बाद में घृणा को जन्म देता है और हेट्रेड ईविल की ओर ले जाती है। किसी भी रिश्ते में 90% परेशानी या जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो गुस्से की वजह से होती है। क्रोध एक नेचुरल फिनोमेना है, वो सबको आता है, परंतु उसका एक उपाय है कि उस पर नियंत्रण किया जाए। शादी में अक्सर पति पत्नी पहले ही दिन से अपने पार्टनर से उम्मीदें कर लेते हैं कि वो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर वो बिल्कुल खरा उतरे। वो एक दूसरे को एडजस्ट करने का टाइम ही नहीं देते। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अधिकतर मनुष्य पुरुष जो होते हैं वो थोड़ा गुस्से वाले होते हैं और एक महिला इमोशनल होती है, तो उनमें डिफरेंसेस हो जाते हैं क्योंकि दोनों की नेचर अलग है। तो इस अंतर को, इस डिफरेंस को हम तभी मिटा सकते हैं कि जब हम ये देखें कि एक हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है तो वाइफ शांत हो जाए, और जब वाइफ इमोशनल है या आउट ऑफ कंट्रोल है तो पुरुष शांत हो जाए। अगर दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं तो सिचुएशन खराब ही हो। तो द ओनली सोल्यूशन इज कि दोनों एक थोड़ा शांति रखें। जैसे हमें पता है कि लॉ ऑफ नेचर ये है कि नेगेटिव फीलिंग्स जिसको भी आती है वो सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए होती है। अगर आप उस टाइम पर उसे कंट्रोल कर लें, उसे डिफ्यूज कर लें, तो वो सिचुएशन कंट्रोल में रह सकती है। इससे अगर आप अपना क्रोध को नियंत्रण कर लें तो और से भड़कने ना दें, तो जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं उसका कभी नेगेटिव आउटकम हो ही नहीं सकता, वह स्वाभाविक रूप से दूर ही हो जाएगी। इसे समझना ही मैरिड लाइफ का सबसे बड़ा रहस्य है, और जिन्होंने इसे अपने जीवन में उतार लिया है उनके मैरिड लाइफ में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आए, क्योंकि उन्होंने सिचुएशन को मैनेज कर लिया। इस जिम्मेदारी को समझना और अपनी अपनी भूमिका निभाना पति पत्नी दोनों का कर्तव्य है। अब हम बात करेंगे एडजस्टमेंट की। सो इम्पोर्टेंस ऑफ एडजस्टमेंट इन रिलेशनशिप। एडजस्टमेंट जो होता है वो वास्तव में वैवाहिक जीवन का एकमात्र सूत्र है, लेकिन ये एडजस्टमेंट सिर्फ एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं होना चाहिए कि मैं कहूँ कि जी मैं एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाद में निकलेगा ही निकलेगा। हमें एडजस्ट इसीलिए करना है क्योंकि हम घर के अंदर एक नेचुरल एनवायरनमेंट चाहते हैं। अगर आप एडजस्टमेंट खुशी खुशी करें तभी एडजस्टमेंट होता है। वैवाहिक जीवन जो होता है वो सिर्फ को ट्रैवलिंग, साथ में चलना नहीं है, बल्कि को शेयरिंग है। हर एक इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है और जो पार्टनर है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसकी क्वालिटी है उसको वो बढ़ाए, उसको वो एनकरेज करे। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट करते हैं। एक बिजनेसमैन जो होता है अपने कस्टमर के साथ एडजस्ट करता है। जब हम ऑफिस जाते हैं अपने बॉस, अपने जूनियर्स के साथ एडजस्ट करते हैं। पर जब हम रिलेशनशिप में एडजस्ट करते हैं तो वो हमारे फाइनेंशियल गेन्स के लिए नहीं है, वो हमारी शांति के लिए है, वो हमारी खुद की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम पॉजिटिव होते हैं तब हम बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं, पर अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम चीज़ें नहीं कर सकते। अब दूसरी बात यह है कि विवाह का एक आवश्यक पहलू है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। हर दिन हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई ना कोई इश्यूज होते हैं और हमें डिसीजंस लेने होते हैं। वो हम तब ले सकते हैं जब हम देखते हैं कि हम अपने जो इंटेलेक्चुअल पार्टनर हैं उसके साथ हम संवाद करें, हम उसके साथ डिस्कशंस करें और हम एक अच्छा सा सल्यूशन ढूंढें।
जिससे कि दोनों की दोनों आपस में एक दूसरे को इन्वॉल्व मानते हैं। तो जब हम बातचीत करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हल निकलता है। तो एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और एक इंटेलेक्चुअल पार्टनरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम दूसरी बात करेंगे कि एक सुखी वैवाहिक जीवन की अगली सीढ़ी है आपसी विश्वास, मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट। जब कोई कार्य किसी को करना होता है, दो लोगों को सौंपा जाता है, तो वो कार्य तभी सफलतापूर्वक हो सकता है जब दोनों के बीच में विश्वास हो। घर को सफलतापूर्वक बनाने के लिए पति पत्नी के बीच आपसी विश्वास बहुत जरूरी है। पति और पत्नी के बीच विश्वास के बिना कभी भी फैमिली लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो सकती। हम आजकल देखते हैं कि आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कहते हैं कम्युनिकेशन गैप है, लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ होता है, पर वो तब हो सकता है जब हम आपस में बात करें, जब हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, जब हम एक कमिटमेंट करें। और जब हम एक कमिटमेंट करते हैं तो एक जो साइकोलॉजिकल बैरियर है कि मैं कुछ कहूँगी और दूसरा इंसान सुनेगा, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कहूँगी मेरे पार्टनर सुनेंगे, वो मेरी बात पे या मैं सही हूँ या गलत वो मुझे बताएंगे। तो वो भरोसा होना बहुत जरूरी है। आजकल प्रॉब्लम क्या आती है कि जब एक हस्बैंड वाइफ जब नई नई शादी होती है, तो जब लड़की ससुराल जाती है तो वो अपने फैमिली लाइफ में अडैप्ट नहीं कर सकती। उसकी एक अजम्पशन होती है कि जी ऐसा ही होना चाहिए, मैं क्यों एडजस्ट करूं, मैं क्यों अडैप्ट करूं। पर जब हम अडैप्ट करते हैं और वो अपने माता पिता के परिवार के साथ जुड़ी रहती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ पे छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल अटैच रहना चाहिए। चारों माता पिता की तरफ हम लोगों की बराबरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट द पॉइंट इज कि जब आप एक नए घर में आते हो तो आपको एक घर का कल्चर होता है, एनवायरनमेंट होता है, थोड़ा एडजस्ट करना होता है। तो मेरी मदर, जब मेरी शादी हो रही थी, मेरी मदर ने मुझे एडवाइस किया कि बेटा जब शादी हो तुम सिर्फ एक साल थोड़ा शांति रखना, उसके बाद पूरा जिंदगी तुम जो मर्जी करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। बिकॉज एक आप परिवार में जा रहे हैं तो एक उनकी भी, वो भी आपके साथ एडजस्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा आप भी एडजस्ट हो। परंतु जब ये एडजस्टमेंट नहीं होती तो स्टार्टिंग से ही फ्रिक्शन हो जाती है और हस्बैंड को लगता है कि देखिए मेरी वाइफ तो एडजस्ट नहीं कर रही है, वो नाराजगी पैदा हो जाती है। और दूसरी ओर इसमें हस्बैंड को भी पूरा साथ देना है कि वो एडजस्ट हो रही है, तो थोड़ा टाइम दीजिए, उसकी हेल्प कीजिए, थोड़ा समझिए एक दूसरे को। और दूसरी ओर जब पुरुष, जब हस्बैंड होता है, उसको पहले दिन से एक आदर्श महिला चाहिए, एक आइडियल वाइफ। उसका जो ऑब्सेशन है वो भी उसको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज एक सबकी अब एक लाइफस्टाइल होता है, उसको थोड़ा टाइम दीजिए, उसको स्टार्टिंग से जज मत करिए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक दूसरे को टाइम देते हैं, एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम देते हैं। तो ये हमारे एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ऑल्सो एक इंसान को एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। तो जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो मन से संबंधित है। हम सब जब बड़े होते हैं, हम सब कहते हैं कि एक बच्चा जो होता है वो नेचर पे होता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके ऊपर एक कंडीशनिंग हो जाती है। जैसे एक प्याज का बीज होता है, उसके ऊपर परतें जमती रहती हैं, तो वो फाइनल एक अनियन बनता है, एक प्याज बनता है। ऐसे ही हर एक इंसान के ऊपर एक बायस होता है, एक थिंकिंग होती है, और वो धीरे धीरे करके वो बायस और वो चीज़ें उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी रुक जाती है, उसका दिमाग नहीं खुलता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो सॉरी बोलना हो जाता है। तो जब हम शादी करते हैं या किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं या कहीं पे भी, ये शादी की बात नहीं है, ये हर जगह के लिए एप्लीकेबल है कि एक इंसान को अपनी वो जो परतें हैं वो उतार के अपने आप को एक नेचर पे हो,
जब वो नेचर पे होगा तो उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी, ही विल बी इन कम्युनियन विद वाहिगुरु। तो जब ऐसा होता है तो वो अपनी गलती मानता है, उस और गलती ये नहीं कि 4 दिन बाद आप गलती माने और आप कहें कि जी मुझसे गलती हो गई, आप उसी वक्त गलती मानिए और उसी वक्त सॉरी कहिए। आप देखिए कि आपका पार्टनर जो है आपको बिल्कुल एकदम से माफ कर देगा, आपके परिवारजन आपको एकदम से माफ कर देंगे। और वो बेशक वो ऑफिस हो, घर हो, मार्केट हो, कहीं भी हो। ये जो आई एम सॉरी बोलना अगर कोई सीख ले तो सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन है और एक इंसान पीस पे रहता है। हम इस साल महावीर सिंह की 150 साल मना रहे हैं वर्षगांठ के। तो मैं उनकी एक किताब पढ़ रही थी, गुरमुख जीवन, और उसमें भाई साहब ने बहुत अच्छे से एक सास बहू के रिलेशनशिप को समझाया है कि हम देखते हैं कि आजकल बहुत फ्रिक्शन होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं सास बहू के रिलेशन में या किसी भी रिलेशन के अंदर। तो उन्होंने एक इंसिडेंट एक्सप्लेन किया है कि वो अमृतसर में थे और एक लेडी थी, उनकी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते थे और वो भाई साहब को बड़ा भाई मानती थी। तो वो एक बार भाई साहब के पास आई अमृतसर में, तो उन्होंने बोला भाई साहब को कि मैं आई हूँ और मैं थोड़ा दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। तो भाई साहब ने कहा ठीक है। पर जब भाई साहब ने उसको इंक्वायर किया, जब पता करा कि वो क्यों आई है, तब पता चला कि वो अपने बहू और बेटे से लड़कर यहाँ पर आई है। तब भाई साहब को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उनके घर में टेलीग्राम भेजा और कहा उनके पति को कि आप आए और इनको लेके जाएं। तो उनके पति आए और उनको लेके गए। ये बात 3-4 बार हुई कि वो आती थी, फिर भाई साहब टेलीग्राम भेजते थे, हस्बैंड लेके जाते थे। ये हुआ ऐसा। फिर फाइनली भाई साहब ने जब वो आई तो भाई साहब ने उनके हस्बैंड को भी बुलाया टेलीग्राम देके कि आप आइए। तब भाई साहब ने समझाया कि एक इंसान को बड़े दिल वाला बनना पड़ता है। उन्होंने उस लेडी को याद दिलाया कि जब आप एक माँ बनी थी, आप कितनी खुश थी, आप हर्षोल्लास थी, यू वर सो हैप्पी कि आपके घर में बेटा हुआ। और जब वो बेटा बड़ा होता गया, फिर जब आपने उसकी शादी करी, आपने कितनी धूमधाम से उनकी शादी की थी, आप कितना खुश थी उनकी शादी के टाइम पर। और अब आप उसी बेटे और उसी बहू से नाराज हैं। भाई साहब ने उनको याद दिलाया कि जब बेटा बड़ा हो रहा था उसने कुछ गलतियां की थी, आपने उसको माफ कर दिया था। ऐसे ही आपको अपनी बहू को भी माफ करना पड़ेगा। आपको एक बड़े दिल वाला बनना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी सहन शक्ति करनी पड़ेगी। और जब आप ऐसा करेंगे तब आप ये रियलाइज करेंगे कि लोग जो हैं आपको पूरा इज्जत और सम्मान देंगे। जब और ये सम्मान जो है ये आप किसी से छीन नहीं सकते, इसको आपको अर्जित करना पड़ता है, आपको कमाना पड़ता है। तो जब आप एक इंसान की गलतियों को माफ करते हैं, उसे अनदेखा करते हैं, उसे प्रेम और स्नेह से गले लगाते हैं, तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे फैमिली आपको एक्सेप्ट करे। और ये एक बहू बेटे या सास बहू के रिलेशनशिप के लिए नहीं है, ये सभी के लिए। तो इससे हमें ये सीखना है कि हमें फॉरगिविंग होना पड़ेगा। हमें और ये तब हम करेंगे जब हम नाम सिमरन करेंगे, जब हम वाहिगुरु को याद करते हैं, हम अपना नाम सिमरन करते हैं, then we are in communion with वाहिगुरु and then we forgive everything because the bigger purpose is to take off the ego and get away with the homing and we accept tera pana meetha lage, my favorite quote. So that is what I learned from Vani कि whatever it is you accept it readily. So यही हमारे गुरु साहब ने हमें सिखाया है, यही हमें वाहिगुरु की हमेशा याद करना है और तभी हम पीसफुल हो सकते हैं, तभी हम जो चाहते हैं लाइफ में हम उसको अचीव कर सकते हैं। इसी पे मैं अपना प्रोग्राम
ख़त्म करूँगी। मैं आपसे फिर से क्षमा मांगती हूँ कि मैं वहाँ नहीं आ सकी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।